देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंगी के बारे में बता देते, एल्गी के बारे में भी बताया था। ठीक है, आप लोग जैसे जो घर पे स्टडी करते हो ना, तो टाइम टेबल बना लो कि हर दिन मेरे को बेशक हाफ आवर या 1 आवर जो नोट्स लिखे हैं साइंस के वो पढ़ना है हमको। ठीक है ना। आपको हमेशा कोई चीज दिमाग में ना टच तभी रहेगी ना जब हर बार स्टडी करते हैं। और आप विश्वास करो, आपके पास इतना समय है ना जितना किसी के पास नहीं होता। आगे जाके समय नहीं होगा। 9th 10th में कहाँ समय है? आपको सिलेबस करोगे, क्या क्या करते रहोगे? मैं तो खुद ही कहूंगा कि भाई आप 10th में हो, आपको यही करना, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मार्क्स लेके आने। अभी हमारे पास टाइम है हर चीज को पक्का करने का। और पेपर तो भगवान ही जाने क्या होना है। देखिए, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने यहां तक बता दिया था ना कि एथलीट फूट और रिंग वॉर्म, या जितनी भी अगर मान लो गंजेपन की जो प्रॉब्लम होती है, ये मतलब जिनके भी बाल बिल्कुल उड़ जाते हैं, जैसे आपने देखा किसी कोई बुजुर्ग भी हो जाते हैं, बुढ़ी भी हो जाते हैं, उनके पूरे बाल रहते हैं सर पे, और किसी के नहीं रहते। तो एक तो जेनेटिक भी होता है, और दूसरा अगर आप एज अ डिजीज की बात करो तो ये होता है फंगस। फंगस के कारण ही किसी भी इंसान के ना बाल समय से पहले या समय पे जिससे भी उड़ते हैं, जो भी हो, ये उसी कारण से होता है। ये फंगस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बेटा। जेनेटिक्स में क्या होता है ना, जेनेटिक के लिए कोई भी चीज आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। वो आपके डीएनए के अंदर, वो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको मिलता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल। अगर पेरेंट्स का अगर जेनेटिकली ऐसा प्रॉब्लम है तभी वो बच्चे में हो सकता है। और अगर नहीं है, पेरेंट्स को मान लीजिए पेरेंट्स हैं, दादाजी हैं, उनके पूरे बाल हैं, यहाँ पर पता चला पोते का 20 साल में बाल उड़ गया, ठीक है, तो वो इस कारण हुआ क्योंकि वहां जेनेटिक फैक्टर मैटर नहीं करता। वहां पर क्या होता है, ये फंगस मैटर करता है। वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जितने भी, तो बता रहा हूँ, किसी आदमी को मौसम जब चेंज होता है तो वायरल फीवर जल्दी हो जाता है और किसी को नहीं होता है। तो किसी के अंदर इम्यूनिटी रहती है, या अगर अच्छे तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखता है, तो उसको फंगस से प्रॉब्लम नहीं होती। फंगस तो तब लगेगी ना जब साफ सफाई का आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसे फंगस का ज्यादा असर हो जाता है। ठीक है। और जो अच्छे से रखते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं। और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ फंगस ऐसे भी हैं कि आप कितने भी साफ सफाई का ध्यान रखो, आपको हो जाएगा वो। ये सारी बातें होती हैं। देखिए, microorganisms are found practically everywhere in all type of habitat. Microorganisms are found in air, soil and water bodies. ठीक है, microorganism can live and survive in almost all kind of environment like hot spring, ice cold water, saline water, desert soil और marshland, सब जगह पाए जाते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम उनके बारे में बात करेंगे थोड़ा, अब डीपली हम लोग स्टडी करते हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा नहीं है। अभी मैं 4th पेज पे हूँ, 22 पेजों का है बुक एक्सरसाइज को लेकर। लेकिन विश्वास करिए, अच्छे से भी पढ़ लेंगे आप तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दुनिया में कोई भी आपसे पूछेगा अच्छे से बता सकते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपसे, आपके लिए फायदेमंद है, आपका कोई नुकसान नहीं करते, बदले में आपका फायदा करते हैं। दो का नाम मैंने बताया ही था, बता सकते हैं कोई तो बताइए। एक तो ईस्ट भी ठीक है। हाँ, लैक्टोबैसिलस, और अपने एक नाम छोड़ दिया उसमें, राइजोबियम। जी ठीक है। आपको पता वो बैक्टीरिया थे दो, ईस्ट भी एक है, जो भी कमर्शियल यूज के लिए बहुत सारी यूजेस में काम आता है। तो ये सारे के सारे क्या है, बैक्टीरिया फ्रेंडली है। इसमें और भी अच्छे से दे रखा है, वैक्सीन, वायरस, हाँ, एंटीबायोटिक्स में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूटिलाइज्ड इन द मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। अगर आपको केक बनाना है, ब्रेड बनाना है, कर्ड बनाना है, तो उसमें आपको ये बैक्टीरिया काम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड या विनेगर। इन सबों को बनाने में भी आपको ये काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जैसा आपने कहा, एंटीबायोटिक्स भी बनाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं। Microorganisms are used in agriculture to increase the fertility of soil by fixing atmospheric nitrogen gas into nitric, है ना,
नाइट्रेट, जी राइजोबियम करता है ऐसा, बिल्कुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन अप द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। याद रखिएगा, इन सभी के बिना काम चल जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा जो काम है डिकम्पोजिंग का, ठीक है। डिकम्पोजिंग क्या करता है, कोई भी चीज आप सोचो, हमारे प्रकृति में जो भी चीज फेंकते हैं, हाँ जी, वहां भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी लोग डेड अनडिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी पार्ट होते हैं, अगर उसको बैक्टीरिया सड़ाएगा गलाएगा नहीं और हमारे एटमॉस्फेयर में इसी तरह रहेंगे, तो ये पूरी अर्थ है ना कूड़े का अंबार हो जाएगी। क्योंकि कूड़ा तो हमेशा बनते ही जाना है, हमेशा वेस्ट चीज तो निकलते रहती है, घर से आप किचन से खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कूड़ा निकलना ही है। और ऊपर से अब आर्टिफिशियल वेस्ट हम लोग बहुत ज्यादा निकालते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल भी बहुत सारा, प्लास्टिक के हो गया, आयरन है, बहुत सारी चीजें इनऑर्गेनिक। अगली बार मत करिएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक मटेरियल में जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको ऑर्गेनिक हम लोग वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अब कर्ड की बात करते हैं। अब जितना भी मैंने आपको बताया, डीपली एक बार बता दूं कि जो कर्ड दही बनती है वो कैसे बनती है, आप लोग को पता भी होगा। मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया लाइक, एंड दिस बैक्टीरिया इज नोन एज लैक्टोबैसिलस, आपको पता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही कोई भी दूध दही में बदलता है, ठीक है। अब देखो ये किस तरह होता है। अ लिटल प्री मेड कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क एंड सेट असाइड फॉर सम टाइम। मतलब उसको बिना हिलाए डुलाए एकदम स्थिर छोड़ दीजिए। जैसे थोड़ा सा है ना, कहते हैं जोरन कहते हैं हम लोग, या खट्टा, उसमें डाल दिया आपने गर्म दूध में और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, वो अपने कुछ दिन में सुबह तक दही अच्छे से जम जाती है उसकी। Curd contains several microorganisms, including Lactobacillus bacterium, plural of Lactobacillus in Lactobacilli. Lactobacilli bacteria promote the formation of curd from milk. ठीक है। When a little of pre-made curd is added to warm milk, then Lactobacilli bacteria present in curd multiplying in milk and convert into milk into curd. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को जैसे ही आप किसी दूध में डाल देते हो, तो क्या करता है, उसमें जाकर के वो ग्रो करने लगता है, मल्टीप्लाई होने लगता है। आपको पता है कोई चीज जो गर्म रहता है ना, दूध या कोई चीज, तो उसके जल्दी खराब होने का मैंने डर रहता है, या हॉट थोड़ा टेम्परेचर में, या नॉर्मल भी रूम टेम्परेचर में भी दूध खराब हो सकता है। लेकिन जैसे ठंडक में वो ग्रो नहीं करते, फ्रीजिंग में इसीलिए रखते हैं। फ्रीजर का टेम्परेचर आपको पता है, फ्रिज का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, तो 0 डिग्री नहीं होता, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है बैक्टीरिया के ना ग्रो होने के लिए। क्योंकि बेटा अगर 0 डिग्री सेल्सियस नीचे से ऊपर तक सबका टेम्परेचर हो जाएगा, तो फ्रीजर में आप चाय मैंने दूध रख दो या कोई चीज, सब तो जम जाएगी ना। इसलिए 4 डिग्री टेम्परेचर सबसे अच्छी मानी जाती है। नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन के लिए तो मतलब आउटर एटमोस्फेयर के लिए तो ठीक नहीं है। हाँ, सामान के लिए बिल्कुल। ये जो जितना भी मैंने बात कहा, ये रफ था, मैंने रफली एक आपको समझाया, लेकिन इसके पीछे साइंस, आखिर लैक्टोबैसिलस करता क्या है, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। लैक्टोबैसिलस ने ऐसा क्या किया कि दूध दही में बदल गया, ठीक है। देखिए, मिल्क कंटेन सुगर कॉल्ड लैक्टोज। दूध का जब पियोगे आप, तो उसका थोड़ा मीठापन का टेस्ट आता है। इसलिए होता है क्योंकि दूध के अंदर लैक्टोज सुगर कंटेंट होता है, उसको लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया कन्वर्ट द लैक्टोज सुगर इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टोज के कारण ही दूध मीठा होता है, और एसिटिक एसिड के कारण, सॉरी, लैक्टिक एसिड के कारण उसका टेस्ट खट्टा होता है। ये लैक्टोबैसिलस बस ये काम करता है, इस लैक्टोज को कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड में बदल देता है। और आपको मैंने एसिड बेस में पढ़ा भी रखा है कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है और बेस का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। और जो न्यूट्रल होते हैं, सॉल्ट होते हैं, उनका किसी भी तरह टेस्ट नहीं होता, जैसे वाटर, वाटर का कोई टेस्ट नहीं। तो आप बता सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस ने ऐसा क्या किया कि दूध दही में बदल गया, ठीक है ना। क्या किया बताइए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने दूध के साथ ऐसा क्या किया, क्या केमिकल चेंज किया जिसके चलते वो दही बन गया। अब बताइए।
पूरी बात बताओ, नहीं तो आधी बात तुम बताओ। मैं जो दूध में जो शुगर होता है लैक्टोज उसके साथ रिएक्ट करके उसको लैक्टोबैसिलस वही बना देता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड लैक्टोज के साथ रिएक्ट करके, जिसके कारण लैक्टोज के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड, सब तीनों तो एक ही सीरीज में है ना। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दूध के लैक्टोज से रिएक्ट करके उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है, इसलिए दूध का टेस्ट मीठे से खट्टा हो जाता है, रोई दही बन जाता है। ठीक है ना। This lactic acid then convert milk into curd. We can now say that the microorganism utilized in making curd for milk is bacterium. The name of this bacteria is lactobacillus. An important ingredient of idli and bhatura is curd. But ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? Curd is added in milk idli. फिर इडली बना दी मैंने, डोसा तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं। देखिए मेकिंग ऑफ ब्रेड, तो ये आपने समझ लिया दूध का दही किस तरह होता है। ब्रेड की बात करें, ईस्ट, यहां पर ईस्ट क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, एल्गी है, क्या है? क्या? ईस्ट किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है? क्या क्या था? ईस्ट जो है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और एल्गी, इन चारों में से किस ग्रुप में आता है? बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ? हाँ सॉरी, प्रोटोजोआ तो भूल ही गया, क्या बोल रहा। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस या आपका एल्गी? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ईस्ट एक हाँ मैं वही बोलना भूल गया, वो आंसर को छुपाने के लिए मैंने ऑप्शन ही छुपा दिया। तो एक प्रोटोजोआ है, मैंने प्रोटोजोआ का भी एग्जांपल आप लोग को दिया था। तो ईस्ट एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी बेटा मैं गलत बता रहा था, याद मेरे भी मिस कर गया। फंगी है, ईस्ट एक तरह का फंगी होता है, मेरे से गलती। ईस्ट एक फंगी है, फंगस है, और इसी के कारण क्या होता है कि ब्रेड जो है आपका फूलता है। ईस्ट जी बोलिए। ईस्ट वो तो ऐसे ही फेंकते रहती हैं, अब ध्यान से सुनिए। ईस्ट इज यूज्ड, मुझे पता है तो बेटा समझाओ तुम्हें। अच्छा बताओ क्या करते हो? मैं आप सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हो ना, मुझे समझाना है ना प्रॉपर। ईस्ट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। आप किसी भी तरह का ब्रेड बनाओगे तो वहां ईस्ट का यूज आपको करना ही करना है, बिना ईस्ट के वो नहीं हो सकता जी। When yeast is mixed in dough, मतलब कि जो आटा पोते हैं आप, जो डफ सानते हैं उसको, is for making bread, the yeast reproduce rapidly and gives out carbon dioxide during respiration. ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करता है तो ब्रीदिंग तो करेगा ना, तो अपने अंदर से वो ब्रीदिंग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, और जितने ज्यादा ईस्ट होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, तो किसी भी चीज के अंदर से बाहर गैस निकलेगी तो फूलेगी ना, इन्फ्लेट होगी, और जिसके कारण ब्रेड फूल जाता है। The bubbles of carbon dioxide gas fills the dough and increase its volume, उसके साइज को बड़ा कर देता है, ठीक है। This make the bread rise. The holes in the bread are due to the bubbles of carbon dioxide gives during the baking process. आप कोई भी ब्रेड लोगे ना तो उसके अंदर वो सुराख सुराख से आपको बबल्स दिखते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसी के कारण वो बबल्स बनते हैं, जिसके कारण उसका साइज फूल के बड़ा हो जाता है। मतलब बेटा हाँ वो प्रॉपर होता रहता है, ईस्ट उसके अंदर है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब वो गर्म रहता है ना, जैसे ब्रेड को जब सेकते हैं तो गर्म, जैसे उसको हीट देते हैं तो फिर क्या होगा, उसमें ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है, मल्टीप्लाई होने लगता है ईस्ट आपका। पहले तो क्या करते हैं, आटे को गूंद करके कुछ देर के लिए ईस्ट डाल करके छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे ही वो फूलने लगता है तो फिर उसको बेकरी में सेक लेते हैं, उस तरह से ब्रेड बना लेते हैं फिर, और ब्रेड बनते समय भी फूलता है, बार बार वो प्रॉपर ये मैंने रेगुलर एक रेस्पायरेशन करता है, क्योंकि ईस्ट तो मरता कभी नहीं है ना, वो तो अपना मल्टीप्लाइंग करता रहेगा हमेशा। तो आप जो खाते हैं उसमें भी ईस्ट होता है ब्रेड में, ओके याद रखिएगा। तो जब वो बनता है जब भी फूलता है ना, बाद में बड़ी फूलता है। सुनिए फिर, कीप दिस डव इनसाइड अबाउट 2 आवर्स। आपने ईस्ट मिला दिया आटे को गूंद करके और उसको 2 घंटे के लिए आपने एक साइड में रख दिया। विल फाइंड दैट द वॉल्यूम ऑफ डव हैज इंक्रीज्ड। तो वो जो डफ होगा बेटे वो साइज उसका फूल जाएगा डफ का, ठीक है। फ्रॉम दिस एक सेकंड को,
सुन, पूरे से शुरू से बताते हैं आप लोगों को। द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फील्ड द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। वो जितने भी रेस्पायरेशन के थ्रू जितने भी उसके जो खाली जगह होंगे, आपने आटा गूंदा है तो उसके बीच में स्पेस तो होगा ना, हर चीज के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है उनके एटम्स के बीच में। तो वो स्पेस किससे भर जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड से भरने के कारण वो बाहर की ओर निकल जाती है, फूल जाती है। दिस मेक द ब्रेड ड्राई, जिसके कारण ब्रेड का जो एक है इन्फ्लेट हो जाता है, फूल के मोटा हो जाता है। The holes in the bread are due to the bubbles of carbon dioxide given off during the baking process. ठीक है, ध्यान से सुनना। The holes in the bread are due to the bubbles of carbon dioxide given off during a baking process. जब आप बेक करते हो ना, जैसे आटा तो गूंद के आपने कर दिया ऐसे, उसके बाद जब बेक करोगे उसको है ना, उसके स्लाइस ले करके आप जिसे सेकते हैं ना, ओवन में डालते हैं, तो उस समय क्या होगा कि वो फूलेगा। उसके अंदर बीच बीच में जो ब्रेड के अंदर सुराख होता है, उस समय ये होता है। ठीक है, दिस, हाँ, पहले तो आटा को जो आपने गूंद के रखा उसमें तो वो इन्फ्लेट हुआ है, लेकिन और जब सेकेंगे ना तो उस समय क्या होगा, वो सारे सुराख सुराख हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आने लगेगी। जब आपने केवल मिक्स करके रखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वो फूल जाता है, उसके अंदर ही भरा रहता है सारा। ठीक है ना। और लेकिन जैसे आप सेकते हो, जब ब्रेड को आप स्लाइसेस को सेकोगे तो उसके अंदर से सारी गैस बाहर आ जाएगी, तो फिर से एक बार वो ब्रेड फूलेगा। ठीक है ना। और उसके बाद उसके अंदर वो आपको सुराख सुराख से दिखता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किस तरह से यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एक तो ब्रेड का आपने देखा ही, ब्रेड का तो है ही हमारा। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्जेस्ट स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड विनेगर। ठीक है, विनेगर आपको दुकान पे मिल जाता होगा, सिरका, जैसे जो चाउमीन बनाते हैं खट्टे लिक्विड जैसा होता है ना, एक तो वो है। और अल्कोहल जैसे जो बनाई जाती है, हम लोग जो क्या कहते हैं, ये हाथ भी जो सैनिटाइज करते हैं, वो भी एक तरह का अल्कोहल ही होता है, उसमें और भी चीजें मिक्स की जाती है। अल्कोहल से है ना, क्योंकि अल्कोहल एक लिक्विड फॉर्म में होता है, हम जब पिएंगे ना तो हमारी ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी, और ये ब्लड के साथ मिक्स होगी तो क्या प्रॉब्लम होगा कि ये एक लिक्विड इंप्योरिटी है, जिसको साफ करने के लिए हमारी किडनियों को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। और किडनी से रिएक्ट होगा जब अल्कोहल का, तो किडनी फेलियर का खतरा हो जाएगा। ये प्रोसेस। अच्छा, वो पीने की बात कर रहे हो, तो बेटा उसमें 40 से 42% तक ही अल्कोहल का कंटेंट होता है। जो वाइन बनती है सबसे अधिक नशे वाली, जैसे जो बेवड़े होते हैं ना, उनको, उनके लिए अच्छी दारू अच्छी नहीं। मैं आपको क्लियर वे में बता दूं, आप लोग इतने बड़े उम्र के हैं कि आपको सच्चाई का पता होना चाहिए। एक होता है रेड वाइन, ठीक है, एक फलों से बनाया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, हर जितनी भी वाइन दुनिया की बनेगी वो चीजों को सड़ा करके ही बनती है, फर्मेंट करके। ठीक है। और ये जितनी विस्की जो भी बनती है, जौ सबसे अधिक मोस्ट कॉमन क्या होता है, जो जौ है ना, गेहूं, जौ, ज्वार बाजरा जो होता है, जौ को सड़ा करके उसको फर्मेंट करके वो वाइन बनाई जाती है, जो विस्की होती है। उसके बाद अलग अलग वेरायटी है। तो डिपेंड ये करता है कि उस वाइन के अंदर क्वांटिटी ऑफ या कितना परसेंट अल्कोहल है। जितना ज्यादा परसेंट अल्कोहल होगा ना, वो उतना ही ज्यादा आदमी को क्या कहता है, आउट ऑफ कंट्रोल करेगा, नशे में ला सकता है। और जैसे जो शैंपेन होता है आपका, वोडका है, उसके अंदर बहुत लाइट होता है। जैसे आप अगर मान लीजिए, अब ये मतलब पढ़ा रहे हैं, ये मत सोचिएगा मास्टर शाम को सारे बोतल खोल देता है, ऐसा मत सोचिएगा। हाँ, आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। उसके बाद जो बियर होता है, बियर में अल्कोहल की बहुत ही लो क्वांटिटी होती है, जिसके से बहुत ज्यादा नशा नहीं होता लोगों को। ठीक है ना। और याद रखिएगा, अगर वो 42% या 40% का जो रेशियो है, अगर वो बढ़ जाए तो बिल्कुल हमारे शरीर के लिए वही जहरीली शराब हो जाती। नहीं कहते जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, वो मरने के लिए धरती पे आए थे। नहीं, इतने आसानी से नहीं मरते हैं। तो ये पहले आपकी जमीन बिचवाएगा, गाय भैंस बिचवा देगा, गाड़ी बिचवाएगा, तब ना आदमी को लेके जाएगा, फिर घर वालों के गहने बिकवा देगा, हर दिन जूते चप्पल खाने पड़ेंगे, नालियों में पड़े रहेंगे, तब ना मरेंगे। ऐसे थोड़ी मर जाएगा। जूते चप्पल से लिख रखा है आपने चैप्टर 2 का। तो जिसका नहीं लिखा है 18-20 चैप्टर में, उसमें से किसी एक का लिख लीजिएगा।
कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने अभी बताया आपको, देखिए तो इसमें अल्कोहल में और एसिटिक एसिड में यूज किया जाता है आपके क्या कहते हैं ईस्ट का, इसको बनाने के लिए। ईस्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज किया जाता है, उसके लिए भी करते हैं, के लिए भी मतलब एज वेल एज, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बताया। अब मुंह बंद करिए। दिस एल्कोहल इज देन यूज्ड, मतलब अल्कोहल आप बनाएंगे तो ईस्ट के बिना नहीं बन सकता, समझे, आपको ईस्ट की जरूरत पड़ेगी ही, उसके बिना अल्कोहल फर्मेंट होगा ही नहीं। This alcohol is then used in making wine, beer, and whiskey as well as industrial spirit. So we can now say that yeast is used to produce alcoholic drink such as wine, beer, and whiskey, and industrial spirit. Yeast is capable of converting sugar into alcohol. आखिर ईस्ट ने ऐसा क्या किया कि अल्कोहल बन गया? क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखेंगे। देखो, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप मान लीजिए फलों का जो रस होता है, अंगूर ग्रेप्स वाइन भी बनते हैं, या जो भी चीज सड़ा गला करके बनाते हैं, जौ का मैंने आपको बताया सबसे मोस्ट पूरे वर्ल्ड में कॉमन है जौ से, जौ और गेहूं समझते हैं ना, जौ जो होता है उसको सड़ा करके ही मोस्टली वाइन बनाया जाता है, फर्मेंट करा के, मतलब सड़ाना मतलब फर्मेंट करा के। तो यहाँ पर वो करता क्या है, जिस तरह गेहूं में या व्हीट में और जौ में शुगर पाया जाता है, ग्लूकोज होता है ना शुगर, उस शुगर को क्या करता है कि वो कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। सड़ाया जाता है, उस टेम्परेचर में थोड़ा लिक्विड डाल करके है ना उसको रखा जाता है ताकि वो सड़े। टेम्परेचर मैटर करता है। जैसे मान लीजिए सर्दी वाली जगह है, जैसे आप यूरोप की बात करें, वहां तो बहुत सर्दी पड़ती है, तो वहां अगर वाइन बनाना हो तो उस कंटेनर में या जहां पर इसको फर्मेंट कराया जा रहा है वहां टेम्परेचर रखा जाता है, एक फेवरेबल टेम्परेचर जहां ग्रो कर सके। और मोस्टली टेम्परेचर कुछ हाई ही होता है, 25, 26, 30 इस तरह का टेम्परेचर होता है। The sugar for making alcohol comes from substance such as cane juice and fruit juice or from substance such as barley, मतलब जौ को बार्ले कहते हैं, मेज, राइस, इन सबों से भी मिल सकता है वो, that contain starch which get converted into sugar। ठीक है, अब जो ग्रेन्स है उसके अंदर तो स्टार्च होता है, जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर डायरेक्ट शुगर मिलता है हम लोगों को। ठीक है, फ्रूट जूस के अंदर हमको शुगर मिलता है, और जितने भी ग्रेन्स हैं उसके अंदर से स्टार्च मिलता है। इन चीजों को कन्वर्ट करते हैं वो फिर अल्कोहल में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहल को शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को फर्मेंटेशन कहते हैं, और ये काम ईस्ट करता है, फर्मेंटेशन। और याद रखिएगा ईस्ट को छोड़कर कोई नहीं करता, यानी कि बैक्टीरिया वायरस को अप्लाई करके, प्रोटोजोआ को अप्लाई करके नहीं कर सकते, ईस्ट का ही यूज करना है। फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस की खोज किसने की? लुइस पास्चर इन 1857 याद है ना, भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन की खोज 1857 में लुइस पास्चर ने किया। In order to make alcohol, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, maize, rice, cane juice, and fruit juice, etc. Yeast converts sugar into alcohol. This alcohol is then used for various purposes. We can carry out the process of alcoholic fermentation. आप लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। अब देखिए, एसिटिक एसिड जो होता है हमारा, ठीक है, एसिटिक एसिड का डिल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब जो लिक्विड के रूप में जो सॉल्यूशन मिलता है सिरका बोतलों में भरा होता है, उसको हम लोग विनेगर कहते हैं। बैक्टीरिया कैन टर्न अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड और विनेगर। ईस्ट अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, शुगर को, और उस अल्कोहल में जब हम बैक्टीरिया पुट करते हैं, अल्कोहल लिया ईस्ट से हमको जी जी ठीक है, उसके सड़ने से है ना, आपको पता है कि वो पिलपिला सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा लूज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, इसका मतलब उसका रस बाहर आ रहा है। ठीक है, तो उसका जो जूस हो गया, जो भी चीज, उससे पहले स्टार्च होता है, वो स्टार्च कुछ दिनों में फिर क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस शुगर में ईस्ट अप्लाई करने पर, ईस्ट बस यही करता है कि किसी भी चीज पे कहीं पर भी उसको शुगर मिलेगा ना,
उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको विनेगर बनाना है, अल्कोहल मिल गया, अब आप अल्कोहल का यूज करो, वाइन बनाओ या कुछ भी करो, लेकिन अगर उस अल्कोहल से आपको विनेगर बनाना है या सिरका बनाना है, तो अब उस अल्कोहल में आपको बैक्टीरिया पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट बैक्टीरिया करता है, ईस्ट नहीं करता। ईस्ट केवल शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है ईस्ट, और अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया। क्लियर है? अच्छा, विनेगर अल्कोहल से बनता है? जी, अल्कोहल से बनता है। इसीलिए देखते ना रिटे नेपाली की चाउमीन खाने के बाद आदमी थोड़ा बहुत ऐसे मुंडी हिलाने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें नशा नहीं होता। In order to produce acetic acid or vinegar on a large scale, first alcohol is made by using yeast. पहले अगर लार्ज स्केल पे आपको सिरका या विनेगर बनाना है, पूरी दुनिया में हर जगह डिमांड होती है, तो सबसे पहले आप ईस्ट के द्वारा अल्कोहल बनाओ, और फिर अल्कोहल में आप क्या करेंगे, एज़ोटोबैक्टर। याद रखिएगा, कौन सा बैक्टीरिया अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट करता है या सिरका? एज़ोटोबैक्टर। एसेटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है आर देन एडेड टू अल्कोहल, उस अल्कोहल में एसेटोबैक्टर को हम ऐड करते हैं, एंड एयर इज बबल्ड थ्रू इट, और उसमें एयर भी, हम लोग एयर भी पुट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑफ एयर, एयर से वो ऑक्सीजन लेता है, एसेटोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड और विनेगर। सर, अगर अल्कोहल को मतलब अल्कोहल जिसकी वाइन वगैरह आती है, तो अल्कोहल को मतलब सीधा पैक किया जाता है या फिर उसको क्या जाता होगा ना? उसमें मिक्स किया जाता होगा, वाइन का प्रोसेस तो पूरा मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है और कोई काम होता है बैक्टीरिया या किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म? नहीं, आपने इससे जैसे अल्कोहल मिल गया ना, तो अल्कोहल क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक बात बोली है ना कि अगर 1 लीटर अगर कोई वाइन है, ठीक है, 1 लीटर वाइन है, तो आपको पता है ना 100% अल्कोहल ही नहीं भर सकते, उसमें और भी लिक्विड भरते हैं, पानी भर दें या और भी कुछ इस तरह का बेवरेज ड्रिंक जो होता है उसके साथ मिक्स करके उसको भरते हैं। ठीक है, 42% से 40 से 42% ही केवल उसके अंदर अल्कोहल होता है। आप लोग घर में बनाने का ट्राई नहीं करेंगे। अल्कोहल का दिलाएंगे यही तो हम नहीं बताएंगे। देखिए, ईस्ट लाने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अब क्या कहें, साइंस से बताना तो सब कुछ पड़ता है। गांव में जो गांव देहात होते हैं, आदिवासी लोग, ट्राइबल्स लोग, अभी सबसे पहले जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो ये वाइन का कल्चर है, ये ट्राइबल्स लोगों से सीखा है। मैं आपको ये बता दूं, सबसे अधिक गर्म जगहों में लोग ये वाइन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वाइन पीना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे उन लोगों को ज्यादा टेस्टी चीज पता ही नहीं था। हमारे इंडिया में जितना भी ये वाइन जो चीज है ना, इनको अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी। हमारे पुराण में, वेद पुराण चाहे जितने भी थे, तो यहाँ पर ये आदिवासी या ट्राइबल लोग जो हमारे रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, वो लोगों ने सबसे पहले ये वाइन्स बनाना स्टार्ट किया। वो लोग मोस्टली क्या करते हैं, महुआ एक फल होता है, महुआ, ठीक है, वो छुहारे खाए ना आप लोग, छुहारे का जो बीज होता है, छुहारे तो खाई होंगे, खजूर खाया होगा, खजूर का जो बीज होता है ना, उसी साइज का महुआ फल होता है। उसको क्या करते हैं कि बॉयल करके या गर्म करके और उसको प्रोसेस कराते रहते हैं, और उसको प्रोसेस करके ही वो क्या करते हैं, वाइन बना लेते हैं। प्रोसेस का काम ट्राइबल लोग भी करने लगे। बेटे मेरी बात तो सुनो ना, तो मतलब वो है ना, ऐसा नहीं है ना कि बोतल पैक करके बेच रहे हैं, वो अपने यूज के लिए बनाते हैं। ठीक है, ईंट भट्टों पे काम करने वाले जो लेबर होते हैं ना, जो झारखंड के होते हैं और भी लोग, वो लोग क्या करते हैं, राइस होता है ना, चावल से वाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताया मैंने, जैसे कि यहाँ पर जैसे कमर्शियल यूज के लिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैमाने पे वाइन बनाना पड़ता है, तो वो लोग ईस्ट का एक मने कि वो ब्रांच है, वो वहां पर भी एक तरह का कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं ईस्ट का, उस टेम्परेचर को उतना ग्रो कराते हैं और फिर वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर कम मात्रा में बनाना है, तो आप अपने घर में भी उस टेम्परेचर में, उस कंडीशन में अगर उन चीजों को रखोगे, तो ईस्ट ऑटोमेटिक हमारे एटमोस्फेयर में भी सारी चीजें वहां से ग्रो हो जाती है। ठीक है, और ग्रो होने के देखिए क्या होता है, जहां शुगर होगा वहां ईस्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ईस्ट अट्रैक्ट होगा, उससे प्रोसेस करेगा, फिर आपको जो भी मिलना है आपको मिल ही जाएगा। तो फिर एक बात बताओ जी, कि सड़ाना जरूरी थोड़ा होता है। वो आपने बोला कि ईस्ट अगर शुगर से रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बनेगा, तो जरूरी थोड़ा है कि बेटे सड़े हुए बने। ईस्ट जो है ना, शुगर तो कहीं से भी ला सकते हैं। ईस्ट जो है ना, ईस्ट उसको सड़ा करके ही शुगर को अल्कोहल में बदलता है।
वो सड़ा हुआ फॉर्म ही वो अल्कोहल होता है। शुगर जैसे कंटेंट आपने बार्ली डाली, हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है ना, जैसे ज्वार या गेहूं का दाना है आपने डाल दिया, अब आपने ईस्ट डाला ना तो उस टेम्परेचर पे क्या करेगा, उसको खाते रहता है, खाएगा ना तो उसको पिलपिला सा बना देगा, उससे ना जो जूस है वो निकालेगा, और वो जो जूस है वही अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और उसी को स्टोर किया जाता है। बोले ना क्या दारू बनवा रहा है हमसे सब। तो ठीक है, बस आज की वाइन यहीं तक, इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनका मेडिसिनल यूज क्या होता है, मेडिसिन में किस तरह यूज होता है। आपको एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से ही बनती है, आपको बताया था मैंने। जैसे सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, यह भी याद रखिएगा जितने भी एंटीबायोटिक्स बनते हैं वो बैक्टीरिया और फंगी दोनों से लिए जाते हैं, कंटेंट उससे बनाया जाता है। पेनिसिलियम, स्टेरोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये जितने भी मैंने नेम बोले ये एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हैं। बस बेटे 10 मिनट में छुट्टी होगी, ठीक है ना, करो काम। Many different antibiotics are now available to treat a wide variety of diseases caused by pathogenic microorganisms. Antibiotics kill the disease-causing microorganism, but usually do not damage human body cells. ये जो एंटीबायोटिक्स जितनी भी आप मेडिसिन लेते हो, इससे हमारी ह्यूमन बॉडी सेल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये केवल जो भी अनवांटेड पैथोजन है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं जो हमको माइक्रो बीमारियां पहुंचाती है, उन्हीं को केवल किल करते हैं, हमें उससे कोई नुकसान नहीं। हाँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा, एक्सेस किसी भी चीज का हानिकारक है। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए अगर एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो उससे आपको बॉडी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है ना। कोई किसी को बुखार नहीं होता फिर दवाई खा लेता है। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे अधिक दिक्कत जानते हैं किससे होता है। एक मैं आपको बताऊं, ये जो पेन किलर खाते हैं हम लोग, पेन किलर बहुत अधिक नुकसानदेह है। अगर आपको पेन किलर की आदत लगी है, जो हमेशा ना हेडेक की कैप्सूल खाते रहते हैं, उनका ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है। मैं आपको और भी बताऊं, मलेरिया, हेडेक है तो घर का कुछ कर लो आप, या आप हेडेक स्ट्रेस के कारण भी होता है, डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए बहुत देर तक हम मोबाइल या लैपटॉप भी अगर हम देखते हैं तो उससे भी एक हेडेक दूसरा कारण है। आप उसके कारण है, आइज के कारण भी हेडेक होता है, कुछ माइग्रेन हो जाता है, कुछ हमारे मेंटल डिसऑर्डर भी है, अलग अलग कारण है। लेकिन जो हम लोगों का, आपका जो हेडेक है, हम लोग हेल्दी पर्सन है तो नॉर्मल है, हम लोग इसको इस तरह भी उससे पा सकते नहीं था, ठीक है ना। हेडेक का सबसे अच्छा रास्ता ये है ना कि आपको जब भी हेडेक का एहसास हो पड़ते समय, तो प्रॉपर 1 आवर में एक बार जरूर आंखों पे पानी मार के आंखों को धोया। जैसे किसी और को है जी, और वो दवाई खाता रहता है, उससे उसको नुकसान होगा। मैं आपको बताता, इलाज है कि आप जैसे आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय हो जाते हैं। सबसे अच्छा उपाय है जैसे हम लोग बाम भी यूज करते हैं ना, जैसे उससे भी रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ नुकसान क्या है, अगर वो आदमी हमेशा अगर ये हेडेक की कैप्सूल्स खाता है ना, तो दिक्कत ये हो जाएगी उसके बिना रह नहीं सकता। उसको जब भी हेडेक होगा तो बिना कैप्सूल खाए उसका दर्द जाने ही वाला नहीं है, उसका शरीर उस चीज को एडॉप्ट कर लेता है। बात समझ रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए किसी चीज का आदी नहीं बनना चाहिए। मेरे पता है पहले मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा जी, तो धीरे धीरे उसका डोज कम करिए। याद रखिएगा, कुछ भी चीज को छुड़वाने के लिए एक ही बार आप इरेडिकेट नहीं कर सकते। जब दर्द हो तो कभी बोले कि बहुत ज्यादा दर्द हो तो एक कैप्सूल खाओ, या आप हमेशा खाते हो तो कभी घरेलू नुस्खे भी अपनाओ, उसकी तरफ भी जाओ। एक ही बार किसी भी चीज को, जैसे मैं इसको कहूं कि भाई तू आज से है ना 10 घंटे पढ़ेगा तो मर जाएगा ना, फिर तो इसका तो ब्रेन ही हेमरेज होना है। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं किसी भी चीज को। किसी आदत को छोड़ने के लिए हम लोग को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, और किसी आदत को लगाने के लिए भी धीरे धीरे लगाना। मैं आपको कहूं कि हर दिन बेटे आपको 4 बजे सुबह उठना है, कल से आप 3 बजे सुबह उठ के पढ़ोगे, ये बोलते ही आप गिर गए जमीन पर, है 3 बजे। मैं कहूं कि कोई बात नहीं, कल से आप 6 o'clock उठो, एक हफ्ते के बाद आप आधे घंटे और बढ़ा लो कि 5:30 उठेंगे, फिर एक हफ्ते के बाद आप उसको 5 o'clock कर दो। इस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारा शरीर धीरे धीरे किसी चीज को अडॉप्ट करता है, नॉट लाइक अ मशीन। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन was discovered। बेटा बहुत खतरनाक है, अगर कोई हेडेक की दवा खाता है ना, बहुत ही खराब है। मेरा भाई भी बहुत अधिक हेडेक की दवा खाता था, उसकी धीरे धीरे आदत खत्म हुई। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज, और अगर उसको बार बार हेडेक हो रही है ना तो माइग्रेन का आप चेक कराओ, माइग्रेन से की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। उसमें क्या होता है? माइग्रेन में ना
एक साइड में, किसी एक साइड में सुबह में उठते ही किसी को दर्द होना स्टार्ट, सर में ना बहुत ज्यादा हेडेक होने लगेगा, ये प्रॉब्लम होती है, एक साइड में, किसी एक साइड में पेन होता है उसका। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड, और बेटे मैं तो क्या हूँ, मैं तो छोटा मोटा मास्टर डॉक्टर अच्छे बताएगा, मैं तो बस अपना अनुभव बता सकता हूँ। द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय चांस एंड extracted from the tiny fungus, a mold called penicillin. अभी जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक फर्स्ट बनाई गई वो बाय चांस ही बना ली गई, मतलब ऐसा कोई प्रयास नहीं था, लेकिन इसी तरह संयोगवश पता चल गया। एक फंगस था, मोल्ड नाम का जो फंगस होता है, उसी से उसको एक्सट्रैक्ट किया, निकाला गया। दिस हैपेंड एज फॉलोज, देखिए हुआ कैसे। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट है, ठीक है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज कल्टीवेटिंग अ कल्चर ऑफ डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। वो इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे कि बैक्टीरिया से जो होने वाली डिजीज है वो क्यों होती है और इसका क्या उपाय निकाला जा सकता है। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन फंगस इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। He noticed that the presence of tiny green fungus stopped the growth of disease causing bacteria. ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखा तो ग्रीन कलर का जो फंगस था, मोल्ड, उसके जो स्पॉट्स थे, मतलब जो रोए रोए नहीं निकले होते, तो जहां पर वो ग्रो कर रहा था वहां देखा कि और जगह तो बैक्टीरिया ग्रो कर रही है, ठीक है, लेकिन जहां पर भी ये फंगस है वहां पर किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना, उस फंगस के पास ये बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा, तो इससे समझ में आ गया कि ये फंगस एंटीबैक्टीरियल डिजीज प्रॉपर्टी की है। अगर इस फंगस को ही हम अप्लाई करें किसी न किसी तरह से, तो हो सकता है बैक्टीरिया का ग्रोथ बंद हो जाए और बैक्टीरिया का उपाय निकल के आ जाए। सर किसी में एंटीबायोटिक्स में फंगस कितनी परसेंट होता होगा? फंगस नहीं होता बेटे, फंगस के अंदर वो जो केमिकल एक रिलीज करते हैं ना अपने बॉडी का, फंगस या बैक्टीरिया, ठीक है, डिपेंड करता है। आई एम नॉट अ केमिकल साइंटिस्ट, तो मैं ये बता सकता हूँ कि होता है, लेकिन कितना होता है ये तो केमिकल साइंटिस्ट बता सकता है ना। अब मैं ये भी बता दूं, जो केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं ना, केमिस्ट्री से एमएससी, एमए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, तो वो इस चीज में बिजनेस में जाते हैं। जितने भी आपको फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जो भी दवाएं बनाती हैं, उसमें एक बहुत अच्छा आपका करियर भी है, आप जाएं तो उसमें केमिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं। और सब चीज उनके कितनी अगर थोड़ा भी अप डाउन हो गया ना तो आदमी की जान चली जाएगी, तो बहुत ही सतर्कता के साथ सोच समझ कर किसको बनाया जाता है। देखिए, antibiotics are used to treat any disease in humans. Whenever we fall ill, the doctor may give us some antibiotics, tablets, capsules, or injections. Antibiotics are very effective in curing disease caused by microorganisms such as bacteria and fungi. आपको बैक्टीरिया और फंगी से होने वाले कोई भी अगर बीमारी हुई हो तो उसमें सबसे अधिक एंटीबायोटिक आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। एंड या तो बैक्टीरिया और नहीं तो फंगस। Antibiotics are, however, not effective against disease caused by virus. वही तो मैं कर रहा हूँ ना, फंगस, ये भी चैप्टर 9 में व्हाई डू यू फॉल इल चैप्टर 1 कराया है, कैसे वैक्सीन बनती है, कैसे दवा बनती है, अच्छी तरह से उनको पढ़ाया, ठीक है। तो आप उस क्लास का इंतजार करो अभी, क्योंकि वो चीज ऐसे नहीं कि एक लाइन में बता सकता हूँ, लेकिन अगर एक लाइन में बताना हो तो मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि हर बैक्टीरिया या फंगस अपने बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल रिलीज करती है, ठीक है, जिस केमिकल से वो अपने ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर सके, मतलब कि क्या कर सकते हैं, उसके लिए रास्ता बंद कर सके, ऐसा होता है। याद रखिएगा कि ये एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरस से होने वाले डिजीज के लिए कोई भी काम नहीं आती, ठीक है। और कल से आप लोग और पढ़ने आएंगे 1 घंटे में, ये कॉलेज बॉय की तरह नहीं, यहीं पर मैं टेस्ट लूंगा आप लोग का, हर दिन मैथ्स का भी टेस्ट होगा, फैक्टराइजेशन का आप लोग का है ना, कल टेस्ट भी है, शुरू के 2 एक्सरसाइजेस का, ठीक है, आप लोग उसके लिए प्रिपेयर होके आएंगे। क्या वो हम देख लेंगे, आप अपनी बुक लेके आएंगे एनसीईआरटी, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, जैसे उठे थे वैसे बैठिए। ये उठ रही थी, चलो जाओ। हाँ